हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है पहले से ही कि ग्लैंस एकेडमी के द्वारा एक नया इनिशिएटिव चलाया गया है, जिसमें पूरी तरीके से उस पे फोकस किया गया है मेंस को, और उसके साथ जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके बनते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पे, वो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है, जो स्पेशली डेडिकेटेड है या इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर्ड किया गया है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में हेल्पफुल रहेगा, यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स में, साथ में आपके यूपी पीसीएस, आरओ प्रीलिम्स और मेंस, और इसके साथ अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है, जिसमें आपका जीएस 1, 2, 3, 4, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लगभग 10 सब्जेक्ट मैं कवर करा रहा हूँ मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग और साथ में इस नोट्स के माध्यम से, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करना शुरू कर दिया, जिसमें ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। आप प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स को भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक डायनेमिक चैप्टर है और डायनेमिक टॉपिक होता है यहाँ पे, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एडवांस लेवल की होनी चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड बुक आप लोगों को मार्केट में नहीं मिल पाती जहां से आपकी एक नॉलेज विकसित हो सके। चाहे आप रमेश सिंह को पढ़िए, संजीव वर्मा को पढ़िए, या बहुत सारे नोट्स आपको कोचिंग के अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें मेरे खुद के नोट्स होंगे, कुछ जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं 2022-2023 में उनके नोट्स हैं, दिल्ली संस्थान के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो कोचिंग है उनके भी नोट्स इसमें इंक्लूड है। तो आप देखोगे मल्टीपल चीजों को इसमें इंक्लूड करके बहुत ही बेहतर तरीके से हैंड रिटन नोट्स के रूप में से तैयार किया गया है, जहां आप इसकी जानकारी के लिए आप हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर को भी देख सकते हो। बहुत ही इम्प्रेसिव है और बहुत ही बेनिफिशियल है, आप सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है उस पर। तो उसी के साथ अब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स को भी शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, एक डिस्कशन ग्रुप है और एक चैनल, दोनों को फॉलो कर लेना, जहां पर सारी पीडीएफ्स की अपडेट्स, बहुत सारे चैनल के अपडेट्स और क्लासेस अपडेट्स वगैरह सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर अपने इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपके सामने क्या वर्ड आते हैं, मैं देखिए बहुत ग्राउंड टू लेवल करके आपको पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो। आप हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के हो, या आप साइंस की जगह आर्ट बैकग्राउंड के भी होगे, तो हो सकता है आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी होगी, सोशल साइंस में सोशोलॉजी पढ़ी होगी। ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स शायद ना पढ़ाओ। तो मैं उस लेवल से शुरू करूंगा कि टोटल आप इकोनॉमिक्स में एक मास्टरी हासिल कर लोगे और बहुत अच्छे से आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। और केवल यही 304 पेज के ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं, केवल इसी को कंप्लीट कर लोगे तो आपकी पूरी इकोनॉमिक्स तैयार हो जाएगी, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग 3 से 4 महीने में कंप्लीट करेंगे, जिसमें 10-12 सब्जेक्ट में कवर कराऊंगा। उसकी पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हो, जिसका जो कंप्लीट डिस्कशन मतलब की जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, या जहां पे डिस्प्ले पे अगर आपको कुछ नंबर शो कर रहा होगा तो आप यहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए यहां पर बात आती है कि सर इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। आप देखोगे कि अगर मैं कहूं किसी भी सब्जेक्ट के साथ आईसीएस जोड़ दिया जाता है, या यूं कहूं कि अगर लॉजी की बात करें, जैसे लॉजी जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, जैसे साइकोलॉजी का मतलब हो गया मनोविज्ञान का अध्ययन करना, सोशियोलॉजी का मतलब हो गया समाज शास्त्र का अध्ययन करना। इसी तरीके से आईसीएस जब हम कहीं पे जोड़ते हैं तो इसका मतलब भी होता है अध्ययन करना, यानी उस विषय के बारे में आपको अवधारणात्मक यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है यहाँ पे मीनिंग नहीं, यहाँ पर अर्थ का मतलब होता है धन, यानी कि मनी की हम बात कर सकते हैं, और उस मनी का कैसे हम प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं, कैसे हम मानव हित में उसका प्रयोग कर सकते हैं, समाज के कल्याण के लिए प्रयोग कर सकते हैं, राष्ट्र के कल्याण के लिए। तो वहां पे जो सिद्धांत दिए जाते हैं उसी को हम शास्त्र कहते हैं। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है, देखिए मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आपको नॉलेज नहीं है, जीरो लेवल पर है, तो वहां से अगर मैं शुरू करूंगा तो आपको काफी अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स आ जाएगी, क्योंकि बहुत डायनेमिक टॉपिक होते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं समझाना चाहूंगा और अगर आप वैसे समझने की कोशिश करोगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर कर लोगे। तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स
की जगह हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी जो वर्ड होता है, यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये अर्थव्यवस्था यानी कि किसी देश की व्यवस्था कैसी है अर्थ को लेकर, यानी किसी देश की धन को लेकर, पैसे को लेकर क्या व्यवस्था है, कैसे प्रकार से वो जो है कि अपने देश का, राष्ट्र का कल्याण करते हैं, उसके बारे में जब बात की जाती है, अर्थात कि ये कहीं ना कहीं क्षेत्र आधारित होता है। जैसे हम कह सकते हैं यूएस इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो इसका मतलब हो गया कि हम किसी देश से संबंधित इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, न कि सिद्धांतों की। इट मींस कि इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया थियोरेटिकल पार्ट, जिसमें हम बुक्स की बात करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, राइटर को पढ़ते हैं, थियोरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमी है ये प्रैक्टिकल पार्ट है। और आप कोई नेट या जीआरएफ का पेपर नहीं दे रहे हो, आप किसी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो एक सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज मांगती है कि भाई आप अपने राज्य में या अपने देश में जो सर्विस दे रहे हो, अपनी जो सेवा दोगे आगे आईएएस या आईपीएस बनके या स्टेट में एसडीएम वगैरह बनके, तो आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। और उसकी तुलना आप विदेशों में कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे चाइना, रसिया, यूके, जर्मनी, यूएस, इनसे कंपैरिजन भी करना आना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, न कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि अर्थ का मतलब हो गया धन, अर्थात की जिसकी मुख्य भूमिका होती है, और व्यवस्था का मतलब हो गया कि जो संसाधन होते हैं और जो नागरिक होते हैं, इन संसाधनों का आवंटन कैसे करें कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके। इसके लिए हम कौन सी व्यवस्था अपनाएंगे, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, उदारवादी अर्थव्यवस्था हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था हो, किस प्रकार की आप व्यवस्था अपनाओगे जिससे आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके देश में, आपके जिले में जो भी संसाधन है उनका प्रयोग किस प्रकार से करें, आवंटन किस प्रकार से करें कि अधिकतम कल्याण हो सके। अर्थात मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमी का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था, चाइना अर्थव्यवस्था, तो ये किसी देश से संबंधित होता है। तो यहां पर बेसिक फैक्टर आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप या इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो दोनों बातों में समझ में आ गया। अब सबसे पहले जब आप इकोनॉमी में एंट्री करते हो तो आपको 4 लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है। जैसे अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको 2-3 दोस्त मिलते हैं, कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, कुछ टीचर्स मिलते हैं, कुछ रिसेप्शनिस्ट होते हैं जहाँ पे अपनी क्वेरीज आप लेते हो, स्टाफ होते हैं, या किसी भी आप एक नई जगह एक्सप्लोर करने होते हो तो कुछ बेसिक चीजें होती है जहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से जब भी आप इकोनॉमिक्स में आते हो तो 4 लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है। जैसे पॉलिटी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको संविधान का पता होना चाहिए, उसके अनुच्छेदों के बारे में पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी देश की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, देशांतर पे है कि अक्षांश पे है, भारत का मैप कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में 4 लोगों से जो मुलाकात होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है भूमि, फिर श्रम, फिर पूंजी, फिर उद्यमशीलता। मैं अगर इन शॉर्ट कहूं तो पूरी इकोनॉमिक्स केवल इन्हीं 4 टॉपिक के अंदर घूमती है, पूरी इकोनॉमी। आप पूरे 300 पेज के नोट्स हैं, जब आप मेरे साथ लगातार इस पे करीब करीब 20 से 25 लेक्चर आप मेरे साथ कर लोगे तो आप देखोगे कि पूरी इकोनॉमी सच में सर इसी 4 टॉपिक के अंतर्गत ही घूम रही थी। क्यों? मैं एग्जांपल देता हूं। आप अपने आसपास के क्षेत्र को या अपने आसपास की लोकेशन को आप इमेजिन करिएगा। जो भी भूमि होती है उसको या तो उसे किराया मिलता है या लगान मिलती है। अब जैसे उस भूमि पे अगर आप कोई खेती कर रहे हो तो खेती कर रहे हो तो यानी लगान वसूल रहे हो, या आपने उस पर कोई दुकान लगा दी या कोई बिल्डिंग बना दी या कोई अपार्टमेंट बना दिया या कोई रूम दे दिया, बना तो जमीन पर ही है ना, और उस पर आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है यानी किराया मिल रहा है। या फिर आप खुद वहां पे कोई दुकान कर रहे हो तो आप रेंट पे कर रहे हो किसी मालिक को। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज होती है श्रम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भूमि वगैरह नहीं होती कि वो रेंट पे दे सके, और ना ही उनके पास इतना पैसा होता है कि वो किसी चीज की दुकान वगैरह खोल के किराया दे सके, ठीक है। लेकिन वो लोग अपना श्रम दे सकते हैं, उनके पास बॉडी है, शारीरिक श्रम देते हैं। एक शारीरिक श्रम होता है, एक भौतिक श्रम होता है, बौद्धिक श्रम होता है। यहाँ पे जो श्रम का मतलब होता है कि वो व्यक्ति नौकरी करता है। अगर कोई मान लो रिक्शा चालक है तो रिक्शा चला रहा है तो वो अपने शरीर का प्रयोग ज्यादा कर रहा है, दिमाग का प्रयोग कम कर रहा है, क्योंकि उसे दिमाग पे ये देखना है कि भाई कहाँ पे रेड लाइट हो रही है, कहाँ ग्रीन लाइट हो रही है, कहाँ पे रोड पे टर्न लेना है। लेकिन उससे ज्यादा वो हाथ और पैरों से हैंडल को कंट्रोल कर रहा है और रिक्शे को कंट्रोल करके ले चल रहा है। या कोई एक दिहाड़ी मजदूर है जो फावड़े से गिट्टी या बालू भरता है, अपने सिर पर रखता है और एक दूसरी तीसरे मंजिल पे ले आके बिल्डिंग पर देता है मटेरियल के रूप में। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है। मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं, जिनको मिट्टी खोदनी होती है, शौचालय बनाना होता है, नहरें बनानी होती है, वो शारीरिक श्रम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, ये लोग अपने बौद्धिक श्रम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बौद्धिक श्रम करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखोगे टीचर लॉबी हो गई, ब्यूरोक्रेट्स लॉबी होगी, प्रशासन चलाने वाले लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं कि पता चले कि फावड़ा कुदाल लिया और चले सड़क बनाने, बल्कि वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तैयार करते हैं कि किसी शहर का डेवलपमेंट या किसी राष्ट्र का डेवलपमेंट कैसे करना है। एक टीचर शारीरिक श्रम नहीं करता लेकिन बौद्धिक श्रम करता है, वो अपना ज्ञान का प्रसार करता है ताकि शिक्षा का प्रसार हो सके और लोगों तक टॉपिक समझ में आए। अब जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर मैं एक बौद्धिक श्रम कर रहा हूं और आप उस चीज को सुन रहे हो, तो आप भी एक बौद्धिक श्रम कर रहे हो। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई श्रम करता है तो उसके बदले में रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसे, तो उसे रिवॉर्ड मिलता है पारिश्रमिक के तौर पर, या तो कुछ लोगों को सैलरी मिलती है, या कुछ लोगों को जो है कि मतलब डेली बेसिस पे आपने जो काम किया उसका आपको पेमेंट मिल गया, पगार कहते हैं। दो चीजें हो गई। तीसरा आपको मैंने बताया पूंजी। अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पूंजी को सामान्यतः इंग्लिश में लिखा जाता है कैपिटल, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल का मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं केवल मनी से ले लेते हैं कि भाई पूंजी मतलब पैसा, आपके पास पैसा है, पूंजी है तो आप उद्योग में लगा दो। ये गलत है। इकोनॉमिक्स में पूंजी कभी भी संकीर्ण मानसिकता से नहीं पढ़ना है। पूंजी का मतलब होता है, पूरा डिटेल्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि पैसा तो चाहिए चाहिए लेकिन मशीन भी, मशीन का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अर्थात आपके देश में अगर विकास करना है, आपके राष्ट्र में विकास करना है, तो आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए और साथ में टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। मैं अफ्रीका कंट्री की बात करूं या अफ्रीकन की जितनी भी कंट्रीज हैं जो 55 के आसपास हैं, आप देखोगे वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे भंडार हैं। वहां की करेंसी भी वो चाहे तो जब चाहे छाप सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव होने की वजह से वहां पे कैपिटल का जो रेशियो है, कैपिटल जो है बहुत ही कम काउंट होती है, यानी कि बहुत कम वहां पे पर कैपिटा इनकम होती है। इट मींस कि कैपिटल केवल मनी नहीं है, यहाँ पे इसमें मशीन की भी बात होती है, यानी टेक्नोलॉजी की, और इसको बदले में ब्याज मिलता है। यानी अगर आपने किसी से पैसा लिया बैंक से या कहीं पे पैसा दिया है तो आपको बदले में ब्याज मिलेगा, और अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसके बदले में प्रॉफिट या रिटर्न मिलता है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमिक्स में, जो स्पष्ट कहा था, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता को इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इट मींस कि आप में रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। इकोनॉमिक्स स्पष्ट भाषा में कहती है कि अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो प्रॉफिट भी आप ज्यादा लोगे। मोर रिस्क मोर गेन, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट है कि मोर रिस्क मोर गेन, यानी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। और यहाँ पे आपको उद्यमशीलता, यानी मैं कहूँ कि अगर इन शॉर्ट, आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, बहुत सारे वायरल लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप लगाते हैं और स्टार्टअप के बाद उनको प्रॉफिट होता है। वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो पारिश्रमिक नहीं कमा रहे हैं, ना वो कोई ब्याज कमा रहे हैं, बल्कि वो लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी मैं कहूँ कि जितना आप स्टार्टअप लगाने का रिस्क रखोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो ये देखा जाता है कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, उनके पास कितनी क्षमता है जोखिम लेने का। मैं आपसे अगर कहूं कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, तो आप क्या करोगे अगर मान लो आपका सिलेक्शन ना हो बाई चांस। हालांकि मैं ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं करता, मैं चाहता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन 1% को अगर मैं कहूं कि प्लान बी, कि आपको यार एक ऐसा प्लान भी लेके चलना चाहिए साथ में कि आप जोखिम ले सको, रिस्क ले सको, तो आप कहोगे यार देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि मैं रिस्क लूं, मैं बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करूं शेयर मार्केट में या कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोई स्टार्टअप कर दूं, मेरे पास इतना रिस्क नहीं है, ये सब बाद में मैं कर लूंगा। एज इट क्लियर। अब बहुत सारे यूरोपीय कंट्री को जरा देख लो, जहां पे छोटे छोटे लोग जो कम से कम 10-12 साल के बाद, 15 साल 18 साल के बाद क्या करते हैं, अपने फैमिली से अलग हटके अपना एक स्टार्टअप करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, अपने पैरों पे कुछ पैसे कमाते हैं और अपनी पढ़ाई एजुकेशन जो भी करना होता है वो करते हैं। यानी वहां पे रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, और शायद यही वजह है कि यूरोपीय कंट्री हमारी एशियन कंट्री से ज्यादा डेवलप है। क्यों डेवलप है, उसके पीछे एक ये भी रीजन है। कॉलोनियल हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है, औपनिवेशिक इतिहास, वो तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन रिस्क लेने की जो क्षमता है वो उनकी ज्यादा है। और इकोनॉमिक्स कहती भी है, चाहे वो दुनिया की किसी भी इकोनॉमिक्स से आप बात कर लो, किसी भी अर्थशास्त्री से बात करो, वो यही कहेगा कि इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल ही है कि अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आप प्रॉफिट भी ज्यादा कमाओगे। अब मुझे बताओ, आपने अगर इसको कोरिलेट किया तो आपने जितनी भी चीजें आज तक देखी होंगी, जितनी भी व्यवस्था आप आज आसपास देख रहे होगे, उसमें भूमि आ रही होगी, श्रम आ रहा होगा, पूंजी आ रही होगी, उद्यमशीलता आ रही होगी। हालांकि और भी चीजें आती होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं 4 के ही पार्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो उत्पादन के कितने साधन, यानी कहां कहां से उत्पादन हो रहा है। उत्पादन का मतलब होता है जिसके बदले में आपको कुछ प्रॉफिट मिले। तो भाई भूमि से उत्पादन क्या हो रहा है, किराए का उत्पादन हो रहा है। श्रम से उत्पादन किसका हो रहा है, पारिश्रमिक का हो रहा है। पूंजी से उत्पादन किसका हो रहा है, ब्याज का हो रहा है। उद्यमशीलता से उत्पादन किसका हो रहा है, लाभ का हो रहा है। यानी किसी भी देश में उत्पादन करने की यही 4 फैक्टर या यही 4
कारक होते हैं। तो जब भी मैं आपको इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स यूज करूं कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, तो आपके दिमाग में ये 4 कारक आने चाहिए: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। अभी देखिए ये पहला लेक्चर है, तो मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा आपको कि एकदम से इकोनॉमिक्स का बहुत सारा बर्डन दे दूं, बहुत टेक्निकल टर्म्स का यूज। लेकिन हाँ, पहले लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर, तीसरे लेक्चर, जैसे जैसे आप 2-3 लेक्चर के साथ आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके दिमाग पर एक नया प्रेशर आएगा कि आपने जो इकोनॉमिक्स आज तक पढ़ी है रटने के पैटर्न पे, कि ये अर्थशास्त्री क्या कह रहे थे, ये पंचवर्षीय योजना क्या कहती थी, ये नीति आयोग की रिपोर्ट क्या आई है, ये बजट में क्या है, उससे बिल्कुल अलग हो गई है। क्योंकि मेंस में आपको इन सभी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को इन सभी चीजों के माध्यम से ही आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पीवाईक्यू भी जब मैं कराऊंगा तो वहां देखोगे कि हाँ, ये सारी चीजें कैसे आती हैं। जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पहले लेक्चर को बहुत ही इजीली जो है कि तैयार किया, लेकिन फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर में लगातार उस पर जो है कि बर्डन बढ़ने लगा। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि आपके दिमाग में आएगा कि सर ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जब से हम थोड़ा होश संभाले हैं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये मिश्रित का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन सी अर्थव्यवस्था शामिल है, समाजवादी क्या होती है, पूंजीवादी क्या होती है, या फिर हमने एक और टर्म सुनी है कि विकसित देश किसे कहते हैं, विकासशील देश किसे कहते हैं, अल्प विकसित किसे कहते हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के नहीं, इकोनॉमी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, अर्थव्यवस्था के। लेकिन यहां पर मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। जैसे पहली कैटेगरी आपकी होगी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पे, हम अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी पे अगर हम देखेंगे। दूसरा होता है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, और तीसरा होता है विकास के आधार पर। अगर मैं एक एक बात करूं, एक एक पॉइंट पर बात करूं, तो आप यहां पे देखोगे कि अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पे कहूं तो 2 इकोनॉमी होती है, एक होता है ओपन इकोनॉमी और एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे जो छोटे छोटे जो मैं स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूं, अब वो समझिएगा। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि आप जब भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज में कुछ डिमांड करते हो, या किसी देश से आप अपने सामान को या खनिजों को या अपनी जरूरतों को आयात करते हो, वहीं बदले में आपके पास जो भी चीजों का सरप्लस होता है, जो भी प्रोडक्शन आप ज्यादा करते हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, इंडस्ट्री सेक्टर का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, आप उसे निर्यात भी करते हो कुछ पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए। तो इसे हम कहते हैं एक ओपन इकोनॉमी। लेकिन जब आपके पास सारी चीजें सर्वगुण संपन्न, जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट सर्वगुण संपन्न, जो कि एक आदर्श स्थिति होती है, हालांकि वो कोई भी नहीं होता है। वो कहते हैं ना, शादी के समय हमारे 36 के 36 गुण मिलते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। किसी के अगर 36 गुण मिल जाए तो वो शादी बहुत ही, कह सकते हो कि दुनिया की एक विशेष शादी हो जाएगी, कि वो बहुत अच्छे से चलेगी बुढ़ापे तक। लेकिन सर्वगुण संपन्न कुछ नहीं होता है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। 36 गुण मिलना एक आइडियल कंडीशन होती है, किसी के नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसा देश है क्या जिसके पास सारी सुविधाएं हो, सारे संसाधन हो, सारे खनिज हो, सारे मानव संसाधन हो, हर प्रकार का धन संपदा हो, जिससे वो किसी और देश पे निर्भर ही ना हो। ऐसा कोई देश नहीं है। आप कहोगे सर उत्तर कोरिया तो है, घाना तो है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो मैं कहूंगा कि नहीं। कैसे? तो आइए मैं आपको समझाता हूं। क्या उत्तर कोरिया में इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि वहां पे अपनी जनसंख्या के खाने पीने की व्यवस्था कर सकता है? वो नहीं। इसके लिए वो क्या करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है, मंगोलिया से इंपोर्ट करता है, आसियान देशों से इंपोर्ट करता है, खुद साउथ कोरिया से भी इंपोर्ट करता है, नॉर्थ कोरिया देश है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है नॉर्थ कोरिया से जो दूसरे देशों में सोल्ड आउट भी की जाती, बेची भी जाती, यानी कि उसको निर्यात भी किया जाता है। तो जब भी हम किसी भी देश से कोई सामान आयात या निर्यात करते तो उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और यहां पर मैं समझाऊंगा कि जहां पे आयात और निर्यात की जब स्वतंत्रता होती है आपके पास, अब जैसे भारत जो है कि रसिया से बहुत सारे हथियारों को आयात करता है, इजराइल से हथियारों को आयात करता है, वहीं बदले में ईरान को, अफगानिस्तान को, मध्य एशिया को गेहूं निर्यात करता है, दालों को निर्यात करता है, यूएस से बहुत सारी सर्विसेज को निर्यात करता है भारत यूएस के लिए, लेकिन यूएस से कुछ बेनिफिट्स भी लेता है। तो कहीं ना कहीं हम आयात और निर्यात फ्रीली कर रहे हैं, तो इसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। मुक्त आवागमन इसको हम कहते हैं, फ्री ट्रेड होता है, मुक्त व्यापार होता है, अर्थात यह एक उदारवादी नीति के अंतर्गत आता है। आप जब, उदारवाद का मतलब होता है कि अपने प्रॉफिट के साथ सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाते, सामने वाले का भी प्रॉफिट आप सोचते हो, अपने प्रॉफिट की केवल नहीं सोचते हो। तो भाई अगर हम कुछ आयात कर रहे हैं तो कुछ निर्यात भी कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर किसी से आयात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे देश का निर्यात ही तो होगा। मैं कहता हूं कि अमेरिका से मैंने 10 रुपए आयात किए, फॉर एग्जाम्पल
चलो 10 रुपए छोड़ो, मैं कहता हूं कि मैंने अमेरिका से एक आईफोन आयात कर लिया। मैंने अपने लिए तो आयात किया, लेकिन अमेरिका की कंपनी ने निर्यात तो किया ना, तो यानी इसका मतलब है कि उसने एक्सपोर्ट किया और मैंने इंपोर्ट किया, तो दोनों देशों की जरूरतें पूरी हो गई। वो निर्यात करना चाह रहा था, हमने आयात कर लिया। तो इस तरीके से उदारवादी नीति होती है, दोनों को प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विन विन सिचुएशन। लेकिन क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ना तो हम किसी देश से आयात करेंगे, ना हम किसी देश से निर्यात करेंगे। अब जरा इमेजिन करो कि भारत में अगर हम किसी भी चीज को आयात नहीं करते और किसी भी चीज को निर्यात नहीं करते, तो क्या आज हर एक व्यक्ति के पास जो स्मार्टफोन है वो हो पाता? आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ आईफोन यूज कर रहे हैं, क्या वो आईफोन आप यूज कर पाते? क्योंकि जब एप्पल कंपनी अपने भारत में कोई सामान निर्यात ही नहीं करते तो आप आईफोन यूज नहीं करते। सैमसंग कंपनी अपने भारत में कोई प्रोडक्ट निर्यात करती ही नहीं, तो आप कहां से जो है कि कर लेते यूज। तो इस तरीके का मतलब हो गया कि हम पे प्रतिबंध लगता है, और प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि आप संरक्षणवादी नीति का प्रयोग करते हो। अर्थात अपनी वस्तु को तो चाहते हो निर्यात कर लो, लेकिन दूसरे की वस्तु को आयात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि मैंने 100 रुपए का निर्यात कर लिया, अगर 70 रुपए का आयात कर लिया तो 30 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ। आप सोचो कि नहीं, मैं केवल 100 रुपए का निर्यात कर लूं, तो आयात कुछ नहीं करूंगा। और जिस देश को आप निर्यात कर रहे हो दोस्तों, वो भी देश तो सोच रहा होगा यार कि मैं क्यों आयात करूं, भाई एक्सपोर्ट क्यों, मतलब इंपोर्ट क्यों करूं। वो भी तो चाहेगा ना कि मैं भी निर्यात करूं कुछ सामानों का। वो भी यही सोच के बैठ जाए कि नहीं, मुझे किसी भी देश से आयात नहीं करना है। तो क्या आपका सामान कोई देश खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इट मीन्स कि आप संरक्षण दे रहे हो अपनी पॉलिसी को, और ऐसी स्थिति दुनिया में किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी देश में आपको दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें। और यह एक आदर्श स्थिति होती है कि सभी संसाधनों की उपलब्धता हो। भाई क्यों हमारी भारतीय सरकार के द्वारा, वर्तमान भारतीय सरकार के द्वारा लगातार स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनोवेटिव इंडिया प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एआई का प्रयोग किया जा रहा है, ओपन चैट जीपीटी का प्रयोग किया जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किया जा रहा है, और इनके लिए जो टेक्नोलॉजी है उन्हें आयात भी किया जा रहा है। क्योंकि भारत का जो मानव संसाधन है वो मानव के रूप में रह गया, लेकिन संसाधन नहीं बन पा रहा है। यानी उसको देश के विकास के लिए संसाधन के रूप में तैयार करने के लिए भारतीय सरकार बहुत सारे इनोवेशन चला रही है, जिसके लिए फॉरेन से सपोर्ट लेते हैं, विदेशों से जो है कि बहुत सारी पॉलिसीज को लेते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को आयात करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास, किसी भी देश के पास कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि सभी संसाधन उपलब्ध हो। तो ये एक आदर्श स्थिति होती है, इसलिए दुनिया में आपको कहीं भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पे कि हम किसी देश से आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। लेकिन अब दूसरा पॉइंट आता है कि संसाधनों के स्वामित्व पर। भाई जो भी आपके देश में संसाधन है, उस पे स्वामित्व किसका होगा? उस पे स्वामित्व या उस पे राइट या मोनोपोली क्या किसी व्यक्ति की होगी, नागरिक की होगी, या किसी कंपनी की होगी, या किसी बाजार की होगी, या किसी सरकार की होगी? ये डिपेंड करेगा। तो इस आधार पे एक समाजवादी पॉलिसी है, एक पूंजीवादी पॉलिसी है, और एक मिश्रित पॉलिसी है। तो आप जरा इसको डिटेल से समझेंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना रखा है मैंने, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें और क्लियर दिख पाए। अगर मैं कहूँ समाजवादी नीति में, जैसे इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, ब्राजील को देख सकते हो, चाइना को देख सकते हो, रसिया को देख सकते हो, आसियान कुछ देशों को भी आप देख सकते हो। कैसे? क्योंकि इसमें किसी भी प्रोडक्शन पे या किसी भी संसाधन पे स्वामित्व सरकार का होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। अर्थात कीमत इसकी कौन तय करेगा? केंद्रीय संस्था करेगी। अब केंद्रीय संस्था का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि आप रूस में रहते हो या चाइना में रहते हो, आप एक समाजवादी देश में रहते हो, आपने कोई प्रोडक्शन बनाया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, और आपने कहा कि सर इसकी कीमत करीब करीब 5,000 रुपए, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है जो जनता की भलाई के लिए बनाया है, और इसकी कीमत 5,000 रुपए रहेगी। लेकिन सरकार कहेगी कि नहीं, इसकी कीमत केवल 2,000 रुपए रहेगी, चाहे इसके लिए तुम्हें 3,000 का नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। इसका मतलब क्या हो गया कि उस संसाधन पर स्वामित्व किसका हो गया? सरकार का हो गया, और सरकार ही उसकी कीमत तय करेगी। लेकिन समाजवाद में एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें आवश्यकता अनुसार उत्पादन पे फोकस किया जाए। जितनी हमें आवश्यकता है ना, हम उतना ही उत्पादन करेंगे। अर्थात जन कल्याण को सबसे इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें जनता का कल्याण करने के लिए इसमें फोकस किया जाता है, और जितनी आवश्यकता होगी हम उतना ही केवल उत्पादन करेंगे। मैं अगर एक बात आपसे पूछूं कि आपके पास इतने पैसे हैं आईफोन लेने के लिए,
या आईफोन देखकर आपका मन करता है? दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, बात को समझना मेरी, क्योंकि आप यहाँ पे समाजवादी पॉइंट को समझ पाओगे। जब चीज आपको दिखाई जाती है ना, तब आपका मन लालायित होता है और फिर आप उसको प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करते हो, अधिक पैसा कमाते हो, तब आप उस चीज को यूज करते हो। आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जो आईफोन यूज करता है, वो आपको दिखा रहा है रोज आईफोन कि भाई मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स या आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ। आपके मन में एक लालायित आएगा, एक लालच आएगा, यार मैं भी हार्ड वर्क करूं और मैं भी पैसे कमाऊं और फिर मैं भी इसकी तरह एक आईफोन ले पाऊं। यानी पहले आईफोन दिखाया गया। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी नहीं, आपके पास आज भी 1 लाख रुपए, आप जाइए 1.5 लाख रुपए का आईफोन 15 प्रो मैक्स ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास शायद कोई पैसा बचे ही ना। तो यहां पर ध्यान देना कि समाजवादी यही कहते हैं कि हम आवश्यकता अनुसार उत्पादन करेंगे, हम अधिक चीजें मार्केट में नहीं उत्पादित करेंगे। अगर मार्केट में अधिक चीजें उत्पादित कर देंगे तो लोगों का मन अधिक लालायित होगा, जिसके लिए जो है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। और समाजवादी प्रतिस्पर्धा को मानते नहीं है, प्रतिस्पर्धा का यहाँ अभाव होता है, अर्थात मांग और आपूर्ति का यहाँ पे सिद्धांत होता ही नहीं है। ये कहते ही नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का जो है कि मांग और आपूर्ति की बात करो। भाई जब किसी चीज की मांग है ही नहीं तो आपूर्ति क्यों होगी? आज भारत में आईफोन की इतनी डिमांड है कि एप्पल कंपनी लगातार आईफोन पे आईफोन लॉन्च कर रही है। भाई डिमांड है तभी तो हो रही है। अगर मैं कोई डिमांड ही ना हो तो एप्पल कंपनी क्यों प्रोडक्शन बनाएगी? नहीं करेगी। दूसरी बात अगर हम करें पूंजीवादी व्यवस्था की, तो पूंजीवाद की जो व्यवस्था होती है ये सामान्यतः निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है। पूंजी का मतलब मैंने अभी क्या बताया, टेक्नोलॉजी और मनी। अब मनी जो है कि सरकार नहीं रखती बल्कि कंपनी रखती है। कंपनी मतलब जो लोग तैयार करते हैं उस कंपनी को, व्यक्ति तैयार करता है, उसे ही हम कह सकते हैं कि कंपनी, अर्थात ये निजी क्षेत्र हो गया। लेकिन ये निजी क्षेत्र जैसे मैकडोनाल्ड हो गया, पेंटालून्स हो गया, एलन सोली हो गया, वेनुसन हो गए, या डोमिनोज हो गया, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, जितने भी आप मार्केट में निजी क्षेत्र को देख रहे हो, ये कीमत को तय करते हैं बाजार की शक्ति से, अर्थात डिमांड और सप्लाई से। अगर आपको याद होगा कि जब टमाटर की कीमत लगभग 150 रुपए किलो चलती थी, 200 रुपए किलो चलती थी, तो आपको याद होगा कि मैकडी ने, मतलब मैकडोनाल्ड के जो चीफ थे, सीईओ थे, उन्होंने क्या कहा मैकडी में कि भाई टमाटर अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बर्गर में टमाटर को नहीं यूज कर रहे हैं। जबकि असल में मुद्दा ये नहीं था कि टमाटर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मुद्दा ये था कि टमाटर 200 रुपए किलो है। अगर एक टमाटर का स्लाइस अगर काट के बर्गर में रखा जाएगा 40 रुपए के बर्गर में, तो शायद कंपनी को घाटा हो जाता है। इसलिए उसने ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि बाजार में डिमांड किसकी है और सप्लाई किसकी है? भाई टमाटर की डिमांड अधिक थी लेकिन सप्लाई कम थी, इस वजह से प्राइस इंक्रीज कर गया। भाई सीधी बात है, आप देखोगे कि टमाटर, मान लेते, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी एक पेन की कीमत 10 रुपए है, लेकिन वो पेन इतना अच्छा है कि उसको खरीदने के लिए 10 लोग आ गए और उस दुकानदार के पास केवल एक ही पेन था। उसने कहा भाई अब तो ये पेन मैं 100 रुपए में बेचूंगा, क्योंकि खरीदने वाले 10 लोग हैं, पेन एक ही है मेरे पास, जो 100 रुपए मुझे देगा मैं उसे एक पेन दे दूंगा ये वाला। इट मीन्स कि जो 10 रुपए का पेन था उसकी कीमत कैसे बढ़ गई? बाजार के द्वारा बढ़ गई, डिमांड के द्वारा बढ़ गई। और उस कीमत को तय किसने किया? उस व्यक्ति ने खुद तय किया, निजी क्षेत्र के व्यक्ति ने। सरकार ने नहीं कहा कि आप 10 रुपए में ही बेचोगे, चाहे जिसको भी दे दो, उसने खुद तय कर लिया। अर्थात मांग के अनुसार आपूर्ति, जितनी अधिक मांग होगी उतनी अधिक सप्लाई होगी। इसलिए भारत में जितनी अधिक आईफोन की डिमांड हो रही है, सैमसंग फोन की डिमांड हो रही है, वन प्लस फोन की डिमांड हो रही है, उतनी अधिक कंपनियां सप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे में बाजार को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बाजार प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग सैमसंग की तरफ जा रहे हैं कि सैमसंग की एस सीरीज मोबाइल बहुत अच्छी आ रही है, बहुत लोग वन प्लस की सीरीज की ओर जा रहे हैं, बहुत लोग आईफोन सीरीज की ओर जा रहे हैं, बहुत लोग छोटे फोन की तरफ भी जा रहे हैं जैसे मोटो जी वगैरह हो गया। तो कहीं ना कहीं बाजार में कंपटीशन क्रिएट हो रहा है और इसमें अगर आप देखोगे तो कंपनियों को निजी लाभ भी मिलता है और इसमें अहस्तक्षेप की नीति होती है, अर्थात मुक्त अर्थव्यवस्था। और इकोनॉमी के जो फादर है एडम स्मिथ, वो इसी चीज को कहते हैं इनविजिबल पॉलिसी या इनविजिबल हैंड, अर्थात कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब दोनों ही व्यवस्थाएं भारत में नहीं अपनाई जाती हैं। अगर भारत में हम कहें समाजवादी व्यवस्था अपनाई जाएगी तो जन कल्याण पे तो फोकस रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का जब कंपटीशन नहीं होगा तो कोई भी कंपनी आएगी सरकारी आवश्यकता के रूप में, वो हमें घटिया से घटिया क्वालिटी प्रदान कर सकती है। अब मैं अगर एक सीधा एग्जांपल लूं कि आपने पहले बीएसएनएल नंबर बहुत चलाए होंगे, आप लोगों ने, जिसने जिसने मोबाइल फोन यूज किया होगा, लगभग मैं अगर बात करूं 2007-8 से लेके 2012-13 तक बीएसएनएल के नंबर बहुत चलाते थे, 94 की सीरीज चलती थी, ठीक है।
ये वाली याद होगी। और इसको लोग क्या कहते थे, भाई साहब नहीं लगेगा, क्योंकि बीएसएनएल का फोन लगाने पर भी नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी के नाम पे एक ही एक कंपनी थी जो जैसा मन किया वैसा नेटवर्क प्रोवाइड करा रही, फोन लग रहा है नहीं लग रहा है, इमरजेंसी है तो भी फोन नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही प्रतिस्पर्धा आई, मार्केट में कंपटीशन आया, एयरटेल आया, यूनिनॉर आया, डोकोमो आया, जियो आया, वोडाफोन आया, आइडिया आया, तो सारी कंपनियों ने अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया और लोगों तक जो है कि अपनी पहुंच को इंक्रीज किया, और जिससे लोगों तक आसानी से नेटवर्क पहुंचे और लोगों ने जो है कि फिर इसका फायदा लिया। तो बीएसएनएल को आज कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है, क्योंकि भाई आप सरकारी कंपनी के नाम पे क्या कर रहे थे, आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, आवश्यकता के अनुसार उत्पादन कर रहे हो। इट मीन्स की समाजवादी व्यवस्था भी भारत में हानिकारक है और पूंजीवादी व्यवस्था भी हानिकारक है। अगर सारी चीज पूंजीवाद के आधार पर हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो जाएगी, तो आप देखोगे जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कर पाते हो वो करा पाओगे? सरकार ही तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला रही है। गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सभी सरकारी तो है। अगर ये ना रहे, प्राइवेट संस्थानों की आप फीस कितनी भर पाते हो? आप अपने घर में देखो, छोटे छोटे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जिस जमाने में दोस्तों हम लोगों ने 1,000 रुपए की फीस में 1 साल पढ़ाई कर ली, आज वो बच्चे 1,000 रुपए में एक बैग नहीं खरीदते हैं अपना, कहते हैं भाई 5,000 का बैग आ रहा है मेरा। ये रियलिटी है। सीबीएसई बोर्ड ने 35,000 रुपए एडमिशन फीस, हर महीने की 4,000 रुपए फीस भरी है। आप सेंट मैरी में देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे, आप अपने फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर पे अगर सारी चीजें छोड़ दी गई, तो जो गरीब का बच्चा, जो वंचित वर्ग है, जो आदिवासी समुदाय है, वो इन सभी चीजों से वंचित रह जाएगा। और ऐसा भी कोई देश अच्छा नहीं माना जाएगा जहां पे एक बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ी जनसंख्या वंचित रह जाए। तो भारत में पूंजीवाद भी नहीं अपनाया गया, लेकिन भारत में इसका एक रास्ता निकाला गया। भारत में एक रास्ता निकाला गया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना सकते हैं, अर्थात सरकार की भूमिका तो रहेगी लेकिन सीमित भूमिका रहेगी। कैसी भूमिका रहेगी? सीमित। यानी सरकार यहाँ पे एक नियामक के रूप में रहेगी, रेगुलेटर के रूप में रहेगी, कि अगर प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र पूंजीवाद के माध्यम से जब लोगों का शोषण करने लगेगा, तो सरकार तुरंत उसे चेतावनी देगी और रोक देगी। अर्थात निजी क्षेत्रों को स्वतंत्रता तो है काम करने की, जिसके माध्यम से कल्याण भी किया जाएगा और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें जनता का कल्याण किया जाता है। गरीबों के लिए जो है कि स्वास्थ्य चिकित्सालय खोले जाते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो दिल्ली का, या फिर जो है कि आपके हर गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, सीएससी जिसे कहते हैं, जहां पे आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी कोविड के दौरान। या फिर प्राइमरी एजुकेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आप देख लो, आईआईटी, आईआईएम, ये सब गवर्नमेंट तो है जिसमें कल्याण भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी बिजनेस कंपनियां हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। तो यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अब ऐसे में अगर जैसी प्राइवेट सेक्टर जो है कि ज्यादा हावी होगा, तो भारत सरकार के द्वारा रेगुलेशन का काम किया जाएगा और उस प्राइवेट सेक्टर को तुरंत वार्निंग दी जाएगी कि भाई भारत में 10% केवल अमीर है, 90% लोग गरीब हैं, तो आप उनके कल्याण के लिए भी कुछ योजना लाइए प्रतिस्पर्धा के साथ। आप केवल अपने प्रॉफिट पे काम मत कीजिए। तो इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, चीजें कुछ क्लियर हो पा रही होंगी, और अगर हो पा रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, बस यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी विकास की अवस्था के आधार पे। तो विकास के आधार पे अगर आप देखोगे तो 3 प्रकार के देशों की श्रेणी मानी जाती है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन कि अगर अभी तक आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ इस पीडीएफ को परचेस करना चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप वहां पे मैसेज करोगे, वहां पर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, जहां पर पूरी डिटेल वहां पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ परचेस करने की। और हर सब्जेक्ट की वहां पे लिस्ट बनी हुई है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आप वहां से फॉलो कर सकते हो उस स्टेप्स को, और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि विकास के आधार पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। एक होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, एक होती है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था। तो जैसे कई बार कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है या अब एक विकसित अर्थव्यवस्था होती जा रही है। जैसे बार बार भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा अपने भाषणों में और अपने स्पीच में कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है और जल्दी ही हम उसे विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो कहते हैं कि हम एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था अगर हम अपने आप को कहते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं होती है जो हमें भारत
में देखने को मिलती हैं कि नहीं मिलती है, ये बात अगर हम बात करें। और एक होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जो सबसे पिछड़ी मानी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पे संसाधनों का दोहन करना अभी प्रारंभिक अवस्था में शुरू हुआ है। फिर चाहे वो मानव का संसाधन हो, या वो भौतिक संसाधन हो, या वो खनिज संसाधन हो, यहाँ पे संसाधनों का दोहन तो अभी शुरू हुआ है, यानी प्राइमरी स्टेज में है। और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम अंतर्राष्ट्रीय मानक की अपेक्षा कम पाया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि एक महीने में 50,000 रुपए कमाने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ऑन एन एवरेज ही हो गया। लेकिन असल में 50,000 रुपए नहीं कमाते ये अल्प विकसित देश। हो सकता है 12,000, 20,000, 18,000, 15,000, इस तरीके से ये रुपए को कमाते हैं केवल। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक से ये कम होते हैं। और दूसरी चीज, इसमें प्राइमरी क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्प विकसित क्षेत्र होते हैं या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं, वहां पे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहां पे कृषि, खनन या कृषि से संबंधित या प्राकृतिक संबंधित जो घटनाएं होती हैं, अर्थात कृषि संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है, उसे हम इसमें रखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। वहीं सेकेंडरी में क्या होता है? जहां पे हम इंडस्ट्री वगैरह पे फोकस करते हैं, जहां रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग की जाती है, उसे हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, यानी सेकेंडरी क्षेत्र। और जो टर्सरी होता है, तृतीय, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जो भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लगभग 53% हमारे सर्विस सेक्टर का योगदान होता है हमारी जीडीपी में। ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि प्राइमरी क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है, कृषि वगैरह ज्यादा फोकस होती है इनके यहाँ, और तकनीकी रूप से बहुत पिछड़े देश होते हैं। बेरोजगारी यहाँ पे बहुत अधिक होती है, और आधारभूत संरचनाओं का भी अभाव होता है। आधारभूत संरचना का मतलब हो गया, जैसे बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, रेलवे व्यवस्था नहीं होती, हाईवे नहीं होते, ट्रांसपोर्ट नहीं होते, एयरपोर्ट नहीं होते, बहुत सारी चीजें नहीं होती, केवल गलियां, कच्चे सड़कें, थोड़े बहुत 2 लेन 4 लेन रोड बन गई, और बाकी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, तो जितने भी अफ्रीकी देश हैं, उनमें 1-2 देशों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम देश आप देखोगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में है। यानी जहां पे दोहन अभी शुरू हुआ है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, साथ में प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा है, तकनीकी रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, और बेरोजगारी बहुत चरम पे है। लेकिन अब कुछ ऐसे देश भी देखने को मिलेंगे दुनिया में जो विकासशील अवस्था में, जैसे भारत को भी अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ पे दोहन प्रारंभ हो चुका है और संभावनाएं भी बहुत अधिक है। इसीलिए भारत के जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, यहाँ पर बहुत सारी अभी भी संभावनाएं हैं। चाहे वो स्टार्टअप्स को ले लो, चाहे वो आप ग्रोइंग इंडिया देख लो, या फिर एग्रीकल्चर को लेके बहुत नए नए इनोवेटिव्स आ रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर को इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं अभी बहुत तलाशी जा रही हैं। वहीं पर कैपिटा इनकम तो अच्छी होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक की अपेक्षा कम है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक की अपेक्षा बहुत कम है। बताया जाता है भारत में कि एक साल में लगभग 1,97,000 रुपए एक साल में एक व्यक्ति कमाता है ऑन एन एवरेज। इट मीन्स कि उसका एक महीने की इनकम कितनी हो गई? बहुत आप करोगे तो भी आप देखोगे कि मुश्किल से 12,000 से 15,000 रुपए वो एक महीने में कमा रहा है। ये हो गया, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। फिर वहीं आधुनिक रूप से अभी तकनीकी अभाव है भारत में। अगर आप देखते हो विकासशील अर्थव्यवस्था में, तो कह सकते हो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी भी भारत में अभाव है। हम क्यों बार बार नई नई जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, या फिर साइबर की जो टेक्नोलॉजी होती है, या सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी होती है, अभी इन सब टेक्नोलॉजी का अभाव है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन टेक्नोलॉजी से भी हम जो है कि परिचित हो जाएं। वहीं सुदृढ़ आधारभूत संरचनाओं की कमी, सुदृढ़ का मतलब होता है एडवांस क्वालिटी की जो है कि आधारभूत संरचनाओं की अभी कमी है। हमारे यहाँ अब जो है कि नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, बहुत है तो 100 के आसपास नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, बहुत सारे पोर्ट और बंदरगाहों को डेवलप किया जा रहा है, बहुत सारे कोस्टल रीजन को डेवलप किया जा रहा है। आप देखोगे रेलवे ट्रैक्स को अभी भी डेवलप पूरी तरीके से नहीं किया गया। बहुत सारे आप देखोगे जो फाटक उठते हैं, गिरते हैं, वहां पे ह्यूमन होते हैं, मतलब मानव होते हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो अभी आप देखोगे कि आधारभूत संरचनाओं में कमी देखने को मिलती है सुदृढ़ रूप से। और औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्री की बहुत संभावना है, क्योंकि भारत में जीडीपी में केवल लगभग 25% योगदान है औद्योगिक संरचनाओं का, जबकि 53% के आसपास योगदान है सर्विस सेक्टर का। तो ये माना जाता है कि अभी भी हम इंडस्ट्री सेक्टर में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और इसमें और हम योगदान देख सकते हैं। वहीं विकासशील की जगह अगर हम अपने आप को विकसित क्षेत्र कहें, तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम दोहन हो चुका है। अगर मैं कहूं यूरोपीय देशों की बात करें, या अमेरिकी देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, वहां किसी व्यक्ति को क्या ही कमी हो सकती है। आप देखो, एक इमेजिन करो, क्या उनके पास आईफोन नहीं है?
उनके पास फ्रिज नहीं है, उनके पास फरारी नहीं है, उनके पास रॉल्स रॉयल्स नहीं है, बहुत महंगी महंगी कार नहीं है क्या, उनके पास बंगले नहीं है क्या, उनके पास पार्क नहीं है, हर एक चीज तो है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, हाईवे बहुत अच्छे हैं, नेशनल हाईवे बहुत अच्छे हैं, रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, मोरलिटी आ चुकी है, डेमोक्रेसी है, राइट टू फ्रीडम है, बहुत सारी चीजें। अब उनके पास क्या बचा हुआ है? कुछ भी नहीं बचा हुआ है ना। अब वो एक तरीके से वेल्ले घूम रहे हैं, मेरी भाषा में वेल्ले घूम रहे हैं, मतलब अब आपके पास कुछ भी नया करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, इतना अधिक पैसा है कि उस पैसे को लेके परेशान है कि हम क्या करें इस पैसे को। तकनीकी रूप से बहुत अग्रणी देश है, इसलिए हम इजराइल फ्रांस से राफेल लेते हैं, इजराइल से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, रसिया से S-400 जैसी मिसाइलें ले रहे हैं, यूएस से हमने बराक जैसी मिसाइलें ली। तो हम कहीं ना कहीं इन देशों से टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं। इट मीन्स कि ये देश क्या है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अग्रणी है, और यहाँ पे आधारभूत संरचना बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की भूमिका यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का रोल बहुत कम है यूरोपीय देशों में। यहाँ पर आप देखो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सेकेंडरी लेवल पे स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, इनका एजुकेशन व्यवस्था, हेल्थ फैसिलिटी, ये सभी चीजें इनकी बहुत ही एडवांस लेवल की है। इट मींस कि आप कह सकते हो विकसित अर्थव्यवस्था ये कहलाती है। तो क्या भारत को आप अब विकासशील अर्थव्यवस्था मानते हो या विकसित अर्थव्यवस्था मानते हो? इन दोनों में ही आप कंपैरिजन करके अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि अल्प विकसित में तो भारत नहीं आता, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहां आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देख लिए, लेकिन जो मैं क्षेत्रों की बात कर रहा था तो वो मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं। हालांकि 3 क्षेत्र यहां पर देखने को मिलते हैं अर्थव्यवस्था में। तो उन 3 क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीयक सेक्टर, तीसरा तृतीयक सेक्टर, यानी कि इसे टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा जब आप उत्पादन करते हो, जैसे कृषि हो गया, या फिर कच्चे माल की आपूर्ति करना, या अगर हम कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में इसमें सबसे कम भूमिका देखने को मिलती है। हालांकि सबसे अधिक लोग आज भी लगभग 50 से 55% लोग कृषि से संबंधित जुड़े हुए, अपनी जीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए कृषि से संबंधित जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका योगदान मात्र अब भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारतीय जीडीपी में 18% के आसपास केवल रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राकृतिक संसाधनों में कृषि देख सकते हो, माइनिंग देख सकते हो, मत्स्य पालन देख सकते हो, ये सभी प्राइमरी सेक्टर होते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जहां पे कच्चा माल जो लिया जाता है, प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लिया जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, फिर हम इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में हम इसे वैल्यू एडिशन करते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में आपका विनिर्माण और निर्माण दोनों आते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी हम करते हैं और कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। अर्थात कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने कुछ कच्चे टमाटर खरीद लिए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने उसमें वैल्यू एडिशन करके हमने टोमेटो केचप बना दिया, उसके हमने डब्बा पैक हमने कर दिया। अब जो टमाटर केवल 10 रुपए में 1 किलो मिल रहे थे, अब वहां पे आप देखोगे 1 किलो टमाटर की जो बने हुए केचप होगा, टोमेटो केचप जो 500 ग्राम्स लगभग होगा, वो कितने रुपए का बेच रहे हैं? हम 50 रुपए का बेच रहे हैं, यानी 10 रुपए के टमाटर को 50 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें हमने कुछ वैल्यू एडिशन भी किया है, क्योंकि उसे टमाटर से हमने टोमेटो केचप में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू एडिशन भी होने देखने को मिलता है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में योगदान लगभग 25% के आसपास होता है। अब यहाँ पे हम टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं। टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। क्या होती है सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करूं कि जिसमें आप देखोगे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में ये सहायक की भूमिका निभाते हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के मध्य ये एक संयोजन यानी कड़ी के रूप में होते हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ईटीसी। कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल के रूप में प्राइमरी सेक्टर में किसी कच्चे माल के रूप में कृषि का उत्पादन हुआ, जैसे कपास की बात करूं, कपास का उत्पादन हो गया, लेकिन क्या कपास से डायरेक्ट कपड़ा बन जाएगा क्या? अपने आप कपड़ा नहीं बनेगा ना। अभी हम उससे धागा बनाएंगे, सूत बनाएंगे, चाहे फिर आप ऊन बनाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप उससे धागे बनाने के बाद आप उसका क्या करोगे? कहीं ना कहीं कपड़ा बनाओगे, और जब कपड़ा बनाओगे तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन वो रॉ मटेरियल मान लेते हैं कि कपास का उत्पादन गुजरात में हो रहा है और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कोई रॉ मतलब कि कपड़ा इंडस्ट्री की एक कंपनी है जिसको कपास खरीदना है, तो कंधे पे लाद के तो लाएगी नहीं, बल्कि अब यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वो आपका योगदान करेगा। गुजरात से सारे कपास को जो है कि पैक किया जाएगा, पैकेजिंग की जाएगी ट्रकों में, अर्थात ट्रांसपोर्ट के माध्यम से
कोयम्बटूर पहुंचाया जाएगा, या फिर यूपी में गन्ने का प्रोडक्शन हो रहा है, चीनी का प्रोडक्शन हो रहा है, या किसी भी प्रोडक्शन का, अब उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को चीनी चाहिए अधिक मात्रा में। साउथ इंडिया में कोई कंपनी है जिसको चीनी चाहिए, तो यूपी से ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करके चीनी चली जाएगी। या फिर अगर सेकेंडरी सेक्टर के किसी भी इंडस्ट्री के कंपनी के मालिक को कुछ लोन चाहिए, विजय माल्या, नीरव मोदी या मेहुल चौकसी या और भी बड़ी बड़ी जियो, अडानी, टाटा परिवार, रिलायंस परिवार, अंबानी परिवार, इनको बड़ी बड़ी लोन चाहिए होते, कर्ज चाहिए होते हैं अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को एक क्या करें, ग्रोथ मिल सके। तो आप देखोगे कि इनके लिए बैंकिंग सर्विस क्या होगी, बैंकिंग एक सर्विस तो दे रहा है, आपको यहाँ पे लोन मिल सकेगा, सारी जरूरत की चीजें मिल सकेंगी। या फिर आप एजुकेशन की बात कर लो, तो ये सभी सर्विस सेक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं भारत में कितना योगदान करते हैं, तो लगभग ये 53% के आसपास योगदान करते हैं भारत की जीडीपी में। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर एक नेक्स्ट टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह, लेकिन मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि आज हम पहला लेक्चर कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रख रहा हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आय का चक्रीय प्रवाह ये समझाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बॉन्ड और डिवेंचर में डिफरेंस बताने के बाद सीधे हम फाइनेंशियल व्यवस्था पर आ जाएंगे कि हम कहाँ पे वित्त का लेन देन करते हैं, वित्त क्या होता है, पैसा क्या होता है, इन सब के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और साथ में आप यहाँ पे प्री और मेंस की फ्री में तैयारी कर सकते हो, केवल बस पीडीएफ आपको परचेस करनी रहेगी, जिससे आप और भी अच्छे से तैयार कर सको। पीडीएफ परचेस करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन क्लासेस सारी फ्री रहेंगी यूट्यूब पर, सारे पीडीएफ की मैं क्लासेस कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।